Welcome back. Today we are going to complete the last chapter of the book Constitution at Work. और इस चैप्टर का नाम है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, जो फर्स्ट चैप्टर वो हमारा क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। और उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड व्हाट वर द मेन फैक्टर्स दैट बिल्ट अप द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हु वर द प्रोमिनेंट मेंबर्स, हाउ द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड, दैट इज उनका रिप्रेजेंटेशन अपने प्रोविंशियल एरियाज में हुआ था, एंड व्हाट वर द आइडियाज दैट दे कैरीड। इस वाले चैप्टर में अब हम उसको ऐसे, अगर हम लोग कहते हैं ना, यहां से ऐसे हम लेकर आए हैं, तो वो फर्स्ट चैप्टर था और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इन बिटवीन हमने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के वॉट एवर द मेन आइडिया से उसे हमने पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, उन्होंने क्या फिलॉसफीज रखी थी। फिलॉसफीज मतलब व्हाट वर द प्रिंसिपल, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें होनी चाहिए, और क्या वो सारी चीजें जो है दे आर राइट और रॉन्ग। जब मैं चैप्टर करवा रही हूँ उसके साथ में क्वेश्चंस भी बता दूंगी, तो उसको आप लोग याद, मतलब उसको लर्न जरूर करना। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है अ रिटन डॉक्यूमेंट विच टेल्स अबाउट हाउ the government should be formed, एंड वो जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक एरिया के अकॉर्डिंग, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग, व्हाट शुड बी द थिंग्स दैट इट शुड फॉलो। ये जो चैप्टर है इसमें वही जो हमारे जो प्रिंसिपल्स है उनको हमने बताना है। लाइक व्हाट राइट्स, हम बोलते हैं राइट, सिटीजनशिप, मिनॉरिटी, डेमोक्रेसी। तो मेनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, दैट बेसिकली इट वाज ऑन अ विजन ऑफ सोसाइटी जिसमें डेवलपमेंट हो, जिसमें जो लोग हैं, द पीपल हु आर देयर, द सिटीजन्स, व्हाट इज द वे दे कैन गेट द सिटीजनशिप। सेकेंड वाली बुक में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। What should be the place for the people who are minorities? What should be the democratic rights, the constitutional rights, the civil rights जो हमें करना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते? तो इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई एंड ब्रिंग टू अ हायर थियोरिटिकल प्लेन द जस्टिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, ये जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं, the Indian constitution must be studied in conjunction with constituent assembly debates, जो मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना था, उसके डिबेट्स क्या थे। इफ देयर इजंट इनफ थरो डिफेंस ऑफ अ वैल्यू, अ philosophical discussion of that value is incomplete. So there might have been a set of reasons when constitutional authors decided कि भाई हमें कौन कौन सी चीजों को हमें यूज करना चाहिए, और उन्होंने कितनी स्टडी की थी, कितना उन्होंने उस चीज को स्टडी किया था। लाइक अगर हम कहते हैं फर्स्ट वाले चैप्टर में कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोविंग, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको हमने कहीं ना कहीं किसी और कंट्री से एम्बॉडीमेंट किया था। तो क्यों किया था? क्योंकि हमारी फिलॉसफी थी। A political philosophy approach to the constitution is required in order to assess its claim. हमें उसकी फिलॉसफी को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, to determine the moral content it expresses. क्योंकि जब आप रहते हो, जो चीज आपके लिए अच्छी है वो दूसरे के लिए बुरी है। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल लव शाउटिंग, अनदर मे डू नॉट लाइक इट। वो उनकी प्रिवेसी पे इट इज एन इंटरफेरेंस। तो कैसे हम ऐसे अलग अलग लोग जो कि इंडिया में रहेंगे,
उनको हम इंटरप्रेट कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज यूज एज अ टूल। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमारे वैल्यूज हैं, जिसके अंदर हमारे टर्म्स हैं, जिसके अंदर हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको हमने यूज किया एज अ टूल टू ब्रिंग द डेमोक्रेटिक चेंजेस। क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ राइट्स भी डाले थे, तो लेटर ऑन हमने उसमें कुछ ड्यूटीज भी ऐड की थी। डेमोक्रेसी मीन्स where the people's participation is there, where the people are the representatives, where the representatives are working for the people. यानी डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। तो उस फॉर, ऑफ एंड बाय को कैसे हम अपब्रिंग करेंगे, वो चेंजेस कैसे लाएंगे? ऑफर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर्स डेमोक्रेटिक नॉन वायलेंट मीन्स फॉर ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंजेस। कैसे किया था बताओ? अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो वी हैव रिजर्वेशंस, वी हैव स्पेशल राइट्स फॉर द माइनॉरिटीज, राइट टू इक्वालिटी। जब हम वर्ड यूज करते हैं, व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड राइट टू इक्वालिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू इक्वालिटी? सेकेंड चैप्टर को लेकर चलेंगे तो राइट टू इक्वालिटी कहता है एवरी वन, वेदर यू आर अ किंग और यू आर अ बेगर, whether you are rich or poor, whether you are male or female, whether you are belonging to this caste or that caste, everyone is equal. अब ये जो equal word है, अगर हम social context में लेकर आते हैं, जहां हमारे यहाँ पर system of caste है, difference between religion है, language है, उसको एक्चुअली हम उस सोशल चेंज को ला सकते हैं। क्योंकि जब सबको इक्वालिटी दी जा रही है, राइट टू वोट, राइट टू स्टैंड इन इलेक्शन, रिजर्वेशन के थ्रू हम उन लोगों को आगे लेकर आ रहे हैं, तो सोशल चेंज लेकर आ रहे हैं। Additionally, constitutions represent and announce the first actual exercise of political self-determination for a previously colonized people. इंडिया क्या था? इंडिया was under British rule. और ब्रिटिश रूल क्या था? द रूल विच सप्रेस्ड, जिसमें हम अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर सकते थे, हम सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं लेकर आ सकते थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक ऐसा टूल दिया जिसमें हम जैसा अपना सोसाइटी चाहते हैं वैसा हम बनाए। Constitutions exist not merely to restrain those in power but also to empower those who have historically been denied. ये वही है जो मैंने माइनॉरिटीज या कास्टिज्म, मतलब एक तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट पुट्स लिमिट ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हर जगह पर अमेंडमेंट्स नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट कैन अमेंड सर्टेन थिंग्स बट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड सर्टेन थिंग्स। प्लस इट इज ऑल्सो गिविंग इक्वल राइट्स टू दोज पीपल जिनको पहले राइट्स नहीं मिले थे, लाइक इन आवर कंट्री। हमारे यहाँ पर तो हम बोल सकते हैं कास्टिज्म, अनदर कंट्रीज में ब्लैक्स, जैसे आपके साउथ अफ्रीका। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्रिएटेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ ट्रेडिशनल सोशल हिरार्कीज, जो मैं अभी पहले ही बता चुकी हूँ, कास्टिज्म, जिसमें हमने एक हिरार्की बना दिया था कि सर्टेन प्रिविलेजेस, सर्टेन राइट्स विल बी गिवन ओनली टू सर्टेन पीपल। उसको हमने तोड़ा, क्योंकि जब इक्वालिटी है तो कोई भी कहीं पर भी आ सकता, जा सकता है, खा सकता है, पी सकता है। इट गेव फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस। Constitutions can empower disadvantaged individuals to advance the common good। वो हमारा रिजर्वेशन जो है वो इस चीज को जस्टिफाई करता है। हमारे यहाँ जिन लोगों को पहले मतलब कि नहीं मिले थे वो चीजें, एजुकेशन, बेनिफिट्स, नाउ थ्रू द रिजर्वेशन पॉलिसीज they are able to exercise their control on those areas। हालांकि रिजर्वेशन एक बहुत ही बड़ा व्हाट यू कॉल एज अ डिबेटिक है,
एंड इनिशियली जो हमारा रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ था दैट वाज ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, बट इवन आफ्टर 70 years हम उसको अभी फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज अभी भी इक्वालिटी नहीं आई। नॉट एवरी वन इज इक्वल इन द सोसाइटी। अभी भी सोशल डिफरेंसेस, सोशल डिविजन्स हमारे यहाँ पर है, चाहे वो रिच एंड पुअर में हो, कास्टिज्म में हो, रिलीजन में हो। तो वी नीड टू ब्रिंग दैट चेंज। What political philosophy underpins our constitution? ये अब जो ये पढ़ रहे हो ना, ये वाले, ये अब आप क्या है, दिस इज द वन जो इसका आंसर है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पॉलिटिकली हम यूज कर रहे हैं, ऐसा कौन सा चीज हमने दिया है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट्स आपके जो है दैट इज द वन। The philosophy resists any single label because it's liberal, democratic, egalitarian. Egalitarian का मतलब होता है equal, equal, secular, religious, equality, federal, the system where central has more power, but the powers are also distributed to the state and local government, open to community values, sensitive to the needs of religious and linguistic minorities, sensitive to needs of historically disadvantaged groups, and committed to fostering a sense of national identity. ये आपके जो है पहले, मतलब इफ दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन अ 4 marker, तो आपका जो है ये क्वेश्चन आएगा। इट इज कमिटेड टू फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड नेशनल यूनिटी। तो कौन कौन सी है वो? अगर 4 mark में आया आपको सिर्फ ये वाला आंसर लिखना है, लेकिन अगर अलग अलग से उसको हमने बताना है तो कौन कौन सा है? जैसे इसमें लिखा है फ्रीडम, अभी हम वही पढ़ रहे हैं, फ्रीडम। तो फ्रीडम किसको बोलते हैं? इक्वालिटी। सोशल जस्टिस किसको बोल रहे हैं? एंड व्हाट इज द मेन एम ऑफ नेशनल यूनिटी? फ्रीडम मींस इंडिया के अंदर इंडिविजुअल फ्रीडम जो है दैट वाज अ फर्स्ट कमिटमेंट, यानी कि थ्रू द राइट्स। हमारा जो 1932 का कॉन्स्टिट्यूशन था दैट आल्सो गेव फ्रीडम। यानी कि फ्रीडम का मतलब क्या है? फर्स्ट इज प्रेस का फ्रीडम, यानी द प्रेस हैज द राइट टू पब्लिश व्हाट इट फील्स राइट और रॉन्ग। देन देर आर सम फंडामेंटल राइट जो कि रॉलेट एक्ट में बोला था कि नेशनल मूवमेंट के अंदर हम नहीं, हम लोग जो है वी आर नॉट एबल टू फॉर्म द ग्रुप, हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, बट नाउ वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, वी हैव द फ्रीडम टू फॉर्म यूनियन, वी हैव द फ्रीडम टू pursue what we want, we have the freedom to move from one place to another। तो सबसे पहला हमारा जो फिलोसफी था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम, और राइट्स टू फ्रीडम इज दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लस्टर ऑफ राइट्स। इसीलिए हम उसको क्लस्टर ऑफ राइट्स बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर फ्रीडम का मतलब कई चीजें हैं। फ्रीडम इज इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअली आपके पास फ्रीडम है कि आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप कहाँ रहना चाहते हो, आप कहाँ जाना चाहते हो। The government or any authority is not supposed to put any restrictions on those areas. Second is social justice, यानी इंडिया के अंदर जब हम सोशल बोलते हैं, सोशल मींस रिच एंड पुअर के बीच में डिफरेंसेस, अलग अलग क्लास लोगों के बीच में डिफरेंसेस, स्टेटस डिफरेंसेस। बट इंडिया के अंदर एक चीज और भी है, और वो है द डिफरेंस इन आर कास्ट। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हमने एक वर्ड दिया लिबरलिज्म। बट लिबरलिज्म का क्या मतलब था? रिजर्विंग द क्लॉज फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, सोशल जो डिफरेंसेस हैं उसको। The authors of constitution recognize that merely granting right of equality
would not be sufficient to end long standing injustice, और इसीलिए there should be a word called social justice. राइट बोलने से क्या हो जाएगा? मैं अब बोलती हूँ मेरा राइट है, लेकिन सामने वाला तो मुझे मारने आ जाता है. सो देयर शुड बी समथिंग जिसको मैं अपना राइट मान रही हूं, उसके लिए आई हैव सम पावर. अगर मुझे नहीं मिल रहा है या कोई मेरे राइट्स को छीन रहा है, तो मेरे पास ऐसा कुछ होना चाहिए जिसको मैं क्लेम कर सकूं. अब एक सिंपल सा सेंटेंस है हमारे यहाँ पर. नो डाउट आई एम वेरी मच अगेंस्ट रिजर्वेशन, बिकॉज मुझे ऐसा लगा है कई बार कि रिजर्वेशन हैज ईटन अप द टैलेंट्स. रिजर्वेशन की वजह से टैलेंट्स खत्म हो गए. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम पॉलिटिकल अप्रोच देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस की अप्रोच को देखते हैं, तो यस, एक तरफ उसने उन लोगों के मेरिट्स को खा लिया जो बच्चे या जो लोग मेरिट में थे, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो ओल्ड एज सिस्टम है उसने उन लोगों को तो आगे ही नहीं आने दिया जो लोग आ सकते थे, जिनको आना चाहिए. देन इसीलिए देयर वर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. लाइक हम शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करते तो आपने पढ़ा था लोकल गवर्नमेंट वाले में कि जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं लाइक छत्तीसगढ़, इनको स्पेशल प्रोटेक्शंस मिले हुए हैं. जो सबको मिले उनसे ज्यादा मिले हैं. क्यों मिले हैं? बिकॉज इट हैज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ दोज एरियाज. इनके लिए स्पेशल 27% आपका जो जॉब रिजर्वेशन है दैट इज देयर इन ओबीसी. व्हाई? दिस इज बिकॉज टू इक्वल सोसाइटी, यानी सोशल जस्टिस. देन हमारे यहाँ पर दूसरा है डाइवर्सिटी, वही सोशल जस्टिस का ही एक स्पेशल वो है. देन देर आर पीपल हु आर इन लेस क्वांटिटी नंबर, यानी माइनॉरिटीज. अगर हम देखते हैं हिंदूस, मतलब अगर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को देखते हैं, नॉट टू मेंशन एनी ग्रुप, अगर वो 100 है तो देर आर पीपल जो सिर्फ 10 हैं. मैं एक जनरल एक वेग फिगर बता रही हूँ, और उनको हम बोलते हैं माइनॉरिटी. माइनॉरिटीज आर नॉट एनी कास्ट सिस्टम. माइनॉरिटी मीन्स उनका जो पॉपुलेशन है इन अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल पॉपुलेशन 1.5 बिलियन में उनका जो नंबर ऑफ पीपल है वो कम है. और कम होने की वजह से क्या होता है, नॉर्मली उनके राइट्स, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है. उनको एज अ पार्ट ऑफ अदर ग्रुप मान लिया जाता है. वेदर उनको पसंद है या नहीं पसंद है, हम उनको मान लेते हैं कि ठीक है यार, वो एक इंसान कर ही क्या लेगा. घर में भी अगर आप देखोगे ना, तो सच, मतलब मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि घर में भी ऐसा होता है कि मतलब जो शोर मचाता है ना, अगर वो सिर्फ एक ही इंसान है तो बाकी लोग कहते हैं भाई ये क्या हमारा उखाड़ लेगा, एक इंसान है. तो उस एक इंसान को माइनॉरिटीज बोला जाता है और उनके लिए स्पेशल राइट्स दिए गए हैं. फिलॉसफी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की है कि उसकी आवाज भी खत्म नहीं होनी चाहिए. The Indian Constitution promotes inter-community respect on equal footing. This was challenging because the relationship between communities are not necessarily equal, and we had a hierarchical relations. Then, though these societies often turn into rival when they do see each other as equal. अगर हम उनको इक्वल बोलते हैं ना, तो वो कहते हैं तुम हमारे इक्वल कैसे होगा, तुम हमसे इक्वल हो ही नहीं सकते. और हमेशा हम ट्राई करते हैं अपने आप को सुपरसीड करने की दूसरों से, स्पेसिफिकली इन द रिलीजियस. तो ऐसे कम्युनल जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें किसी भी तरीके से खत्म करने के लिए, उन्हें किसी भी तरीके से आगे जाकर, इन इंडिया 1947 में we had the largest communal violence, that was partition. पार्टीशन हमारा सबसे बड़ा एक कम्युनल डिफरेंस था, जिसकी वजह से पीपल 30 लाख पीपल ऑन ईच साइड
had been displaced. तो ऐसा दोबारा ना हो, it was crucial to prevent any community from consistently eroding the rights of others. इसीलिए कम्युनिटी बेस्ड राइट्स हमारे यहाँ पर बनाया गया। तो ये हमारा एक फिलॉसफी और था कि भाई उन लोगों को जो कि जिनकी तादाद कम है, जिनका पॉपुलेशन कम है, उनको दूसरा सुपरसीड ना करे, क्योंकि सुपरसीड करेगा तो सामने वाला आवाज उठाएगा, सामने वाला आवाज उठाएगा तो लड़ाई होगी, लड़ाई होगी तो दैट वुड बी इरोडिंग ऑफ द वैल्यूज। One such privilege is the ability of religious groups to form and manage their educational institution. उसका एक एग्जाम्पल है, मतलब किस तरीके से उनको दिया गया। हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, इट एक्चुअली डज नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है बच्चा, मैं मतलब इसमें नहीं बोलूंगी कि नहीं, कई बार करना पड़ता है, क्योंकि हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे राइट्स हैं, लाइक राइट टू इक्वालिटी कहता है एवरीवन इज इक्वल, लेकिन एट द सेम टाइम जो दूसरा राइट है, यानी वो कहता है कि हम रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि देयर आर सर्टेन रिलीजियस हमारे अपने रूल्स हैं हर एक कम्युनिटी में, जो वॉयलेट करता है इक्वालिटी को, क्योंकि वो कहता है इक्वल नहीं हुआ। तो उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। सेकेंडली, normally government doesn't favor any religious community or any minority or any majority, लेकिन ये जो माइनॉरिटीज हैं, जिन लोगों ने इतने दिनों मतलब कि जो इंडिया में रह रहे हैं, इनकी सेफगार्ड के लिए, इनको आगे आने के लिए, टू प्रमोट देयर एजुकेशन, टू प्रमोट देयर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ने उनको ये रूल, इनको ये फ्रीडम दिया हुआ है दैट दे कैन form their own educational institutions. Like आपके सिख minorities के अपने institutions हैं, क्रिश्चियन minority के जीसस एंड मैरी कॉलेज आपका, that's one of the example. ये क्यों फॉर्म हुआ है? ताकि उस कम्युनिटी को बिलोंग करने वालों को एटलीस्ट दे आर गेटिंग समथिंग। ऐसे ही सेटिंग अप ऑफ मदरसा। तो ऐसे कई हमारे एरियाज हैं जहां गवर्नमेंट उनको फ्रीडम देती है, उनको स्पेशल असिस्ट देती है, एड देती है, नॉट बिकॉज इट इज इंटरफेयरिंग बट इट वांट्स टू डेवलप। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर हमें थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट करके उन लोगों को अगर हम आगे लेकर आ सकते हैं तो दैट कैन बी डन। द नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा जो फॉलो करता है वो सेक्युलरिज्म है, which is also based on the principle of minority, sorry, religious minorities, not minority, religious minorities. सेक्युलर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले यूज नहीं हुआ था, इट वॉज एडेड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। उससे पहले जो आपका इमरजेंसी से पहले शी हैड एडेड इट। तो सेक्युलर मतलब क्या है? इंडिया डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन। अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो वो कहता है इंडिया, भारत इज अ मतलब कि नेशन ऑफ स्टेट्स, लेकिन वो ये नहीं बोलता कि वी आर फोस्टरिंग एनी रिलीजन, हिंदू रिलीजन, मुस्लिम, कोई भी रिलीजन नहीं। लाइक श्रीलंका फोस्टर्स बुद्धिज्म, पाकिस्तान फोस्टर्स इस्लाम, बट हमारे यहां पर हमने ये यूज नहीं किया है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इसके मैम उसके यूज करने और ना करने से क्या नुकसान हुआ? जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड यूज करते हैं ना कि इंडिया ये लैंग्वेज को, इंडिया इस रिलीजन को फोस्टर करता है, इसका मतलब है everyone who is belonging to that language will be, that language or religion will be having more privileges, और बाकियों के जो राइट्स हैं उनको हो सकता है कि हम सप्रेस कर दें, दबा दें। लेकिन श्रीलंका, श्रीलंका के अंदर अगर हम देखते हैं जो सिविल वॉर हुआ था वो क्यों हुआ था? दैट इज बिकॉज श्रीलंकन जो स्पेशल एक्ट था 1956 का, उसने कहा था दैट बुद्धिज्म शुड बी फोस्टर्ड। तो जो और आपके रिलीजन थे लाइक हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिज्म, उनको राइट्स नहीं मिल रहे थे। तो इंडिया ने उस चीज को अडॉप्ट किया यूजिंग सेक्युलरिज्म।
यानी द ट्रेडिशनल वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म इज अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ द स्टेट, जो अभी मैंने आपको बोला कि नॉर्मली इंडिया हम नहीं करते, लेकिन कहीं कहीं पर वो करता है. We mean religion and state should not interfere with one another's internal matter. The state must refrain from interfering in matters of religion, and religion also should not be dictating how state should act or conduct. ये पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट जो हमारा है. यानी दोनों एक दूसरे के जो पेस है उसकी इज्जत कर. So state must refrain from assisting religious organization. किसी भी religious organization किसी religion को जो है safeguard नहीं करना चाहिए. They shouldn't interfere with religious organization district. मतलब उनके अपने religion है, उसमें आपको जो है नहीं बोलना चाहिए कि आप ये जो कर रहे हो वो गलत है. At times there have been certain debates on this. ऐसे कई एरियाज रहे हैं जहां गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा था, बट दैट वाज ओनली टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम of what we call as the rights to equality. तो हमारे यहाँ पर religious freedom refers to a person or free groups freedom to practice any religion. By providing funding to religiously affiliated educational institution, the state might also assist religious community, but that depends कि वो किस जगह पे सपोर्ट या अपोज करना चाहता. अब क्या हमारा प्रोसीजर रहा, कैसे हमने किया था, ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में ऑलरेडी कर चुके हैं. फर्स्ट ऑफ, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोन्स्ट्रेट्स अ बिलीफ ऑफ पॉलिटिकल डिस्कशन. क्या कहता है कि कोई भी जो काम हो उसमें यू शुड हैव अ पॉलिटिकल डिबेट. This open-ended strategy shows people's willingness to alter their current preferences or put in another way. जब आप डिबेट करोगे, सामने से दो जने सही बोलेंगे, दो जने गलत बोलेंगे, तो चेंजेस लानी है तो लेकर आएंगे, नहीं लानी है तो नहीं लाएंगे. इट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट्स एन एटीट्यूड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉम्प्रोमाइज. मतलब कहीं कहीं पर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, दूसरे की बात को मानना पड़ता है, और कई बार हमें फ्लेक्सिबल होकर अपने आप को चेंज करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड. रिजिड है तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, फ्लेक्सिबल है तो जो छोटे मोटे चेंजेस हैं उनको हम कर सकते हैं. और ये सब क्यों किया जा रहा है, ये सारे फिलोसफीज को हमने क्यों यूज किया है? बिकॉज वी वांटेड टू एस्पायर अ डेवलप्ड नेशन. लेकिन ये अब आपका जो है इस चैप्टर से अगर आप कहो कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है या 4 मार्क्स में आ सकता है, तो ये है. जो पहले क्या था वो है, और ये है क्रिटिसिज्म. बहुत सारे लोगों का ओवर द पीरियड, देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 50 में, अब हम हैं 2015 में, तो सॉरी 25 में, यानी कि 75 ईयर्स हम जा चुके. तो नेचुरल है कि 75 ईयर्स में बहुत सारी चीजें इवॉल्व हुई हैं. तो देयर हैव बीन सम ऑब्जेक्शंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ लोगों का मानना है कि इट इज वेरी कम्बरसम, मतलब बहुत ही लेंथी डॉक्यूमेंट है, बहुत ज्यादा टायर्ड हम मतलब कि है. इट इज whole nation must be contained in a single manageable document. The fact is that a country's constitution is to be distinguished from other written document with constitutional status and from compact documents. तो हमारे यहाँ पर 12 वॉल्यूम्स है, हर एक छोटी छोटी चीजों के अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स है, उसके अलग आपके आर्टिकल्स हैं, और ये सारा हमने एक लंबे डॉक्यूमेंट में डाल रखा है, जो बहुत लोगों का मानना है कि उसको इंटरप्रेट करना, उसको पढ़ना, अब एक छोटा सा चेंज लेकर आना तो पूरा लीगल उसका रिव्यू करना पड़ता है.
अब वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर है, कहां पर है, किस जगह पर है, वो हमें नहीं पता। 12 वॉल्यूम्स है, लेकिन कौन सी जगह पर, अगर वो हमारा थोड़ा छोटा छोटा होता तो उसको इंटरप्रेट करना इजी होता, ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि इट इज वेरी कम्बरसम। लेकिन अगर हम अदर वे में देखेंगे ना, छोटा छोटा होगा तो हम उस पर ध्यान नहीं करेंगे। सेकेंड क्रिटिसिज्म इज हमारा, इट इज अनरिप्रेजेंटेटिव, यानी कि representational elements one that may be labeled voice and other, यानी कि उसमें उन लोगों की वॉइस नहीं मानी जाती है जिनको हम सोशली हम बोल सकते हैं बैकवर्ड है या अदर वे। तो इट इज नॉट गिविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पीपल। Voice plays a crucial role in representation. People must acknowledge in their voice or language, not in that of ruling class. यानी कि हम जो चाहते हैं वो होना चाहिए। बट क्रिटिसिज्म कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिप्रेजेंटेटिव। कैसे? जो हमारे 299 पीपल इलेक्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, बहुत ध्यान से सुनना ये वाला, वो कौन थे? कौन थे वो लोग? हु आर दोस पीपल हु रिप्रेजेंटेड दोस? दे वर फ्रॉम द प्रोविंसेस। हमारे जो 8 प्रोविंसेस थे उस वक्त ब्रिटिश के, उनमें से चूज किया गया था। लेकिन उसको चूज करने वाले जो लोग थे, मतलब जिन्होंने वोट डाला था, दे वर नॉट कॉमन पीपल। तो उनका मतलब कि लोगों का कहना, आपने जिन 299 ने बनाया था, दे वर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द कॉमन पीपल। यूनिवर्सल सफरेज थोड़ी था, इट वाज नॉट कि सबने वोट किया था, सिर्फ लिमिटेड लोगों ने वोट किया था। तो क्यों माने हम उन लोगों का कहना जिनको हमने इलेक्ट नहीं किया? बट अगर हम देखें तो आइडियोलॉजीज को देखा जाए, तो आई थिंक द पीपल हु रिप्रेजेंटेड वर गुड इनफ, जिन लोगों ने हर पहलू को देखा था। हाँ, उनको चूज करने वाले वर नॉट कॉमन, लेकिन अगर हम उन नंबर ऑफ पीपल को देखें, उनके बैकग्राउंड को देखें, उनके एक्सपर्टीज को देखें, तो दे वर एलिजिबल टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड कहता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारे जो जिस तरीके से हम चाहते हैं, इट इज फॉरेन टू अस। मतलब हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं है, वो एक स्टेटिक फॉर्म में है। इट असर्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज होली फॉरेन। मैंने आपको बताया था ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोविंग। हमने जो है फेडरल सिस्टम एक कंट्री से लिया है, हमने जो है बिल ऑफ राइट्स यूएस से लिया है, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके से लिया है। तो वो कहते हैं कि इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनकॉन्ग्रुअस विद कल्चरल कैरेक्टर। और कई लोगों का मानना है, और पहले भी माना था, दैट हमने अपनी जो कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है, उसको हमने ज्यादा नहीं लिया, हमने फॉरेन कल्चर को ज्यादा। येट अगर आप किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे ना, दे वर कंप्लीटली चेंज्ड और अमेंडेड, बट इन इंडिया 75 ईयर्स के बावजूद भी हमने उसी कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू किया है, विच शोज दैट इवन दो दीज क्रिटिसिज्म्स आर देयर, yet it is a very strong constitution. तो अब क्या हमारे लिमिटेशंस है? व्हाट आर द लिमिटेशंस अगर हम देखें, और हम इसके अंदर क्या क्या लेके आ सकते हैं? तो हम इसमें जो है नेशनल यूनिटी को तो हम लोग लेकर चलते हैं, but it also has seems to have glossed over several crucial gender justice concern, notably those pertain to family. उनको हमने ऐड नहीं किया है जो ऐड होना चाहिए था। हमने उन सब चीजों को जो है ना ओवरऑल छोड़ दिया। जैसे फैमिली लॉज है हमारे यहाँ बिजनेस लॉज के अंदर भी देयर आर सर्टेन एरियाज जिसके अंदर लॉ नहीं चलता। देन सोशियो इकोनॉमिक राइट्स जो हमारे हैं, उसको हमने
फंडामेंटल राइट्स में नहीं रखा है। एंड व्हाट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहता है दैट जब भी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है दैट दे शुड एक्ट फॉर द वेलफेयर, तब गवर्नमेंट जो है कोई रूल इंप्लीमेंट कर सकता है। लेकिन वो फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल का मतलब है उसे करना ही करना है एट ऑल द सर्कमस्टांसेस, वेयर एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड। तो कुछ लोगों का मानना है कि वो लिमिटेशन है क्योंकि वो गवर्नमेंट के हाथ बांध देता है वेलफेयर एरिया में, जहां अगर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी होगा तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे सोशियो इकोनॉमिक जो मतलब प्रॉब्लम्स है वो हट जाएंगी। वो हमारा एक ड्रॉबैक है, उस पर हमें काम करना चाहिए। इन अनदर वर्ड अगर हम इस चैप्टर का नाम बोलते हैं द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो यही कहता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस आधार पर, यानी कि उसका बेस क्या क्या था। राइट्स थे, माइनॉरिटीज के लिए थे, सेक्युलरिज्म था, फ्रीडम था, उसका मतलब कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। पेपर में क्वेश्चन आपके आ सकता है ऑन द, जो आपके फिलोसफीज अलग अलग थे, इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस वाला। देन व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स अगेंस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स लिमिटेशन। तो क्रिटिसिज्म वाला पार्ट तो अच्छे से करना ही करना है। तो दैट इज द चैप्टर फिलोसफी। ये चैप्टर बिल्कुल आपका जो है कॉन्ग्रुएंट है टू द वेरी फर्स्ट चैप्टर व्हेन, व्हाई एंड हाउ। उसी का ये पार्ट आप कह सकते हो क्योंकि इस बेसिस पर ही वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना। सो दैट्स द चैप्टर फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।